Hello everyone, let's start mass spectrum of a molecule. In the first term, we did mass spectrum of an element. So let's talk about mass spectrum of molecule. किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास स्पेक्ट्रम होता है उसमें y एक्सिस के ऊपर अबंडेंस होती है और x एक्सिस के ऊपर मास टू चार्ज रेशियो होता है. m over e और हम m over z से रिप्रेजेंट करते हैं मास टू चार्ज रेशियो को. किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ऊपर एक पीक होती है. इस पीक को हम मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं. और ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा एक और भी पीक होती है. ये टॉलेस्ट पीक होती है और ये एक ही टॉलेस्ट पीक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी. इस टॉलेस्ट पीक को हम बेस पीक कहते हैं. इन दो कैरेक्टरिस्टिक पीक्स के अलावा डिफरेंट अबंडेंसेस की बहुत सारी पीक्स होती हैं लाइक दिस. एंड टेक्निकली ये कंप्यूटर जनरेटेड स्केच होता है, स्पेक्ट्रम होता है, विच इज वाई एग्जामिनर आपसे कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएगा, आपसे ड्रॉ नहीं करवाएगा. राइट. इन पीक्स को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन पीक्स. ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक पीक्स होती है किसी भी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में, लेकिन ये पीक्स किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये भी पता होना चाहिए. याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. So molecular ion peak gives the info about the molecular mass of the compound. ये जो बेस पीक होती है, which is the tallest peak, जो सबसे स्टेबल और अबंडेंट आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर में बनता है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. The most stable
and abundant iron formed in the ionization chamber. Give rise to the tallest peak. Called base peak. फ्रेगमेंटेशन पीक्स मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंटेशन की वजह से बनती है. Peaks which are formed due to the fragmentation of molecule are called fragmentation peaks. Alright? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पीक्स होती हैं. इनके अलावा भी कुछ पीक्स ऐसी हैं जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अपीयर होती हैं. फॉर इंस्टेंस एक पीक यहाँ अपीयर होगी, इसको मैं नाम दे दूंगा M+1 पीक. M किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन पीक को, जो कि मॉलिक्यूलर मास बताता है. तो अगर हम कह रहे हैं M+1 पीक, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास में 1 यूनिट की एडिशन हो रही है. ऑलराइट. देन एक और पीक होगी, इसको कहा जाएगा M+2 पीक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको कहा जाएगा M+4 पीक. M+3 पीक एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए नहीं बता रहे. ऑलराइट. M+1 पीक कार्बन 13 की प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. If molecular mass is increased by 1 unit, then it is called M+1 peak. अगर मॉलिक्यूलर मास में 2 यूनिट्स की एडिशन हो जाए तो M+2 पीक. और अगर मॉलिक्यूलर मास में 4 यूनिट्स की एडिशन हो जाए तो M+4 पीक.
M+1 पीक कार्बन 13 की इंफॉर्मेशन देती है। So M+1 peak gives the info about carbon 13. All right. M+2 और M+4 पीक प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। M+2 and M+4 peak gives the info about the presence of chlorine or bromine. All right. अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर M+1 पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक दोनों की अबंडेंस एग्जामिनर प्रोवाइड कर दे, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स फाइंड आउट कर सकते हो, और ये दोनों वैल्यूज गिवन होती है हमेशा क्वेश्चन पेपर के अंदर। ओके, so if we know the abundance of molecular ion peak and M+1 peak, then by using the formula we can find the total number of carbon atoms. Okay, and the formula is N equals to 100 over 1.1 abundance of M+1 peak, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, abundance of molecular ion peak ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल मालूम हो जाएंगे। ओके, एक और बात कि ये जो रेशो है ये फिक्स है। ये रेशो कहता है कि अगर मैं 100 कार्बन एटम्स लूं तो उसमें से 12 कार्बन जो है वो 99 होंगे और C13 वाला कार्बन सिर्फ एक होगा। ऑलराइट, तो ये रेशो चेंज नहीं होगा कभी भी। एंड व्हाट इज N? बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच मुझे लगता है कि बच्चों को सोचना चाहिए वो ये कि हाउ मॉलिक्यूलर आयन पीक्स आर फॉर्म। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाउ molecular ion peaks are formed। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक वो जिनके पास लोन पेयर नहीं होता और दूसरे वो जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। जैसे एल्केन है, एल्कीन है, इनके पास लोन पेयर नहीं है, राइट। लेकिन जैसे अल्कोहल है, अल्काइल हाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके पास अप्लाई होता है, लोन पेयर अवेलेबल होता है। ऑलराइट, राइट। तो हाउ मॉलिक्यूलर आयन पीक्स आर फॉर्म,
तो जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, इन तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड के पास लोन पेयर होता है, राइट। और एल्केन हो गया, इसके पास लोन पेयर नहीं है, राइट। तो हम दो डिफरेंट एग्जांपल्स शेयर कर लेते हैं आपके साथ, सो दैट दोनों का जो रेंज ऑफ फॉर्मेट है वो आपके सामने आ जाए। सबसे पहले हम इथेनॉल को देख लेते हैं, इन विच ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर। सही है। और हमने फर्स्ट टर्म में आपको बताया था कि व्हेन high energy electron beams are fired on the sample, then an electron is knock off और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा, एक से ज्यादा नॉक ऑफ नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा तो आपके पास बनेगा CH3 CH2OH। ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और ये इलेक्ट्रॉन भी एज इट इज, और ये पॉजिटिव चार्ज। सही है। देखो ये क्या है, रेडिकल, और ये क्या है, कैटाइन। तो इस पूरी स्पीशी को कहा जाएगा रेडिकल कैटाइन। और आप नोट करें, इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये अभी भी इथेनॉल मॉलिक्यूल है। तो ऑब्वियसली इस इथेनॉल मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो 46 पे अपीयर होगी। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 46। ये देगा मॉलिक्यूलर आयन पीक। एग्जामिनर इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH ब्रैकेट डॉट प्लस, और ये ब्रैकेट। ठीक है। तो अगर कोई भी लोन पेयर होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोन पेयर से होगा, और एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल जिसमें लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर इंस्टेंस एल्केन, एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इथेन। अगर मैं इथेन ले रहा हूं और इसमें से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दूं, तो ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, एक प्लस होगा और एक डॉट होगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं एग्जामिनर के लिए? इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 प्लस एन डॉट। ये अभी भी मॉलिक्यूल है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और इसके जो मॉलिक्यूलर मास की पीक होगी वो 30 पे अपेयर होगी, यानी उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक 30 होगी ना। तो क्वेश्चन इज कि जब इसके पास लोन पेयर था ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुआ कहाँ से? तो आपको मैं याद करवा दूं, A1 केमिस्ट्री, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, 1s2 2s1, और ये है 2p3। बेटा इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग की हुई होगी, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग की हुई होगी। 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल से नॉक ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखिएगा ये बात, सही है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज नॉक ऑफ from 1s orbital.
तो जिनके पास लोन पेयर नहीं है उनके 1s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा, जिनके पास लोन पेयर है उनके लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा, बट एक से ज्यादा नहीं होगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो M+2 और M+4 पीक्स हैं ये कैसे अपीयर होती हैं और क्यों अपीयर होती हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन कब है और ब्रोमीन कब है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हम इससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेशो। और मैं सबसे पहले क्लोरीन से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। क्लोरीन के दो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, एक 35 और एक 37। लाइट लोअर आइसोटोप 35, हेवियर आइसोटोप 37। जो 35 है और 37 है उन दोनों के दरमियान 3:1 का रेशो होता है। हम इस 3 को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस 1 को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड दिस टाइम हम ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स हो जाएं तो फिर क्या होगा। एंड फॉर दैट मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ A+B होल स्क्वायर। ये है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, यानी 2 क्लोरीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल की सिचुएशन है। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A² + 2AB + B²। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे क्योंकि हमने उनको A और B से रिप्रेजेंट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3² + 2 × 3 × 1 + 1²। ये हो जाएगा आपके पास 9 + 6 + 1, राइट। तो अगर हम इसको रेशो की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 9:6:1। याद रखिएगा ये जो 9 है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ये जो 6 है ये M+2 पीक को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 1 है ये हमेशा M+4 पीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज गोइंग टू M+2 एंड दिस इज गोइंग टू बी M+4। यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया कि whenever we have 2 chlorine atom in the molecule, ratio is going to be 9:6:1। और मुझे मॉलिक्यूलर आयन पीक भी अवेलेबल होगी, M+2 पीक भी अवेलेबल होगी, M+4 पीक भी अवेलेबल होगी, राइट। सो अच्छा, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं कि सर व्हाट इफ वी हैव 3 क्लोरीन एटम्स। देखिए 3 क्लोरीन एटम्स का जो सिनेरियो है ना उसके लिए आपको A+B होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बट एग्जामिनर नॉट गोना आस्क इन AS स्टैंडर्ड। ऑलराइट, ये सारी चीजें ग्रेजुएशन लेवल पे पूछी जाती हैं, डिस्कस की जाती है। हाँ, इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे एग्जाम्पल जब हम लेना शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कॉम्बिनेशंस डिसाइड कैसे हुए, राइट। सो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और मैं उस एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं कि भाई ये 35 है और 3:1 का रेशियो होता है, तो 35 को 3 टाइम्स और 37 को 1 टाइम। ये भी क्या होगा 35, ये भी क्या होगा 35, 35 एंड 37। यानी ये एक क्लोरीन एटम का 3:1 का रेशियो हो गया, ये दूसरे क्लोरीन एटम के 3:1 का रेशियो हो गया। ओके, तो मैं कॉम्बिनेशंस एडजस्ट करके दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से ये सोचते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। हम इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं बट ये ज्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं आपको। देखो इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को भी ऐड करोगे, इन दोनों को भी ऐड करोगे, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो वैल्यूज आनी शुरू होंगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 70, ये भी हो जाएगी 70, ये भी हो जाएगी 70 और ये हो जाएगी 72। सिमिलरली यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70 और ये वैल्यू हो जाएगी 72। सेम है, यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70,
ये भी 70 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 72। ये वैल्यू 72, ये वैल्यू भी 72, ये वैल्यू भी 72, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये 74। तो मेरे पास दो क्लोरीन एटम थे, उनसे रिलेटेड मैंने कॉम्बिनेशन एडजस्ट कर दिए। आप नोट करें, आपके पास 70 की एक वैल्यू है, 72 की एक वैल्यू है, 74 की एक वैल्यू है। ये जो 70 की वैल्यूज आपने डिटरमिन की हैं, ये सारे के सारे लोअर आइसोटोप्स को यूज करके डिटरमिन की गई है, राइट। तो लोअर आइसोटोप से जब भी कोई चीज डिटरमिन की जाती है, उसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, और मॉलिक्यूलर मास को हमेशा मॉलिक्यूलर आयन पीक से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर मास में 2 यूनिट्स की एडिशन कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, m प्लस 2p। और अगर इस मॉलिक्यूलर मास में 4 यूनिट्स की एडिशन हो गई है, तो इसको क्या कहा जाएगा, m प्लस 4p। आप नोट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मॉलिक्यूलर आयन पीक की है। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज जो है वो m+2 पीक की है, और m+4 पीक की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब रेशियो क्या बनेगा, 9 6 1। सो whenever we have two chlorine atom in the molecule, ratio is going to be this. और आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक m+2 पीक m+4 पीक मिलेगी। अब ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इफ वी हैव वन क्लोरीन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो हम उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हम एग्जांपल लेते हैं CH3Cl की। अब याद रखिएगा कि जो CH3Cl है आपका, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये CH3Cl है, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये CH3Cl है। बेटा ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, 35, और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, 37। अगर आप इसका टोटल MR चेक करें, तो ये हो जाएगा 50, और अगर आप इसका MR चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 52। ये मास लोअर आइसोटोप को यूज करके डिटरमिन किया गया है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेगा, और इस मॉलिक्यूलर मास में 2 यूनिट्स की एडिशन होगी, इसका मतलब ये m+2 पीक है। आप नोट करें, व्हेन यू हैव वन क्लोरीन इन द मॉलिक्यूल, व्हेन यू हैव वन क्लोरीन इन द मॉलिक्यूल, now the main issue is कि whenever you have one chlorine atom in the molecule, आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक भी मिलेगी, m+2 पीक मिलेगी, लेकिन m+4 पीक अपीयर नहीं होगी। बट whenever you have two chlorine atom in the molecule, मॉलिक्यूलर आयन पीक भी मिलेगी, m+2 पीक भी मिलेगी, m+4 पीक भी मिलेगी, राइट। एक और बात, ये जो रेशो है 3:1 का होगा। whenever you have one chlorine, 3:1 का रेशो। तो मैं कंक्लूजन ये कर लेता हूँ कि if one chlorine is present, then ratio between m and m+1 peak is 3:1। यहाँ लिख लीजिए 1। if two chlorine atoms are present, then ratio between molecular ion peak m+2 and m+4 peak is always 9 6
1. So this is all about क्लोरीन। लेकिन इसमें एक चीज और शेयर कर लेता हूं मैं, हो सकता है आपको हेल्प करे। लेकिन जब स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, तो इसकी पीक्स इस तरह से होंगी, ये 9 टाइम्स होगी, ये 6 टाइम्स होगी, और ये 1 टाइम होगी। ये पीक की शेप याद रखिएगा फॉर स्पेक्ट्रम। सिमिलरली अगर आपके पास 3:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब ये पीक 3 टाइम्स हायर होगी देन दिस पीक। ये शेप भी याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ब्रोमीन। ब्रोमीन के भी दो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है लोअर आइसोटोप विच इज अ मास ऑफ 79, और एक होता है हेवियर आइसोटोप विच इज अ मास ऑफ 81, और दोनों के दरमियान रेशियो होता है 1:1। आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए ए से, आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए बी से, और फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1। सो बेटा इसको हम रेशो में लिखेंगे 1:2:1। ये हमेशा मॉलिक्यूलर आयन पीक होगा, ये हमेशा m+2 पीक होगा, ये हमेशा m+4 पीक होगा। यानी जब दो ब्रोमीन एटम्स होंगे तो हमें m+2 भी मिलेगी, m+4 पीक भी मिलेगी, रेशो 1:2:1 का हो। बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज CH2Br2, ओके लेट्स सपोज कि ये दोनों के दोनों ब्रोमीन 79 है, तो इसका MR हमारे पास आ जाएगा 172। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 79 हो और ये 81 हो जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये 81 हो और ये 79 हो जाए। तो ये भी हो जाएगा 174, ये भी हो जाएगा 174, और ये भी क्या हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 176। ऑलराइट, तो देखो मेरे पास तीन वैल्यूज आई, एक आई है 172, एक आई है 174, और एक आई है 176। ये वैल्यू मैंने लोअर आइसोटोप को यूज करके फाइंड आउट की है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर पीक को रिप्रेजेंट करेगा। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक में 2 यूनिट्स की एडिशन की वजह से m+2, और मॉलिक्यूलर मास में 4 यूनिट्स की एडिशन की वजह से m+4। आप नोट करें 172 की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, 174 की 2 और 176 की 1। इसका मतलब रेशो आपके पास होगा 1:2:1। दैट इंडिकेट कि जब आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उस स्पेक्ट्रम में मिडिल वाली पीक 2 टाइम्स हायर होगी एज कंपेयर टू कॉर्नर वाली पीक। ये शेप याद रखिएगा। राइट, लेट्स टॉक अबाउट वन ब्रोमीन एटम इन द मॉलिक्यूल।
उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3Br। इससे रिलेटेड भी दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये है CH3Br और ये भी है CH3Br। इस ब्रोमीन को 79 ले लीजिए, इस ब्रोमीन को 81 ले लीजिए। तो इसका मास होगा 94 और इसका मास होगा 96। ये लोअर आइसोटोप से फाइंड आउट किया गया है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन पीक कहेंगे और इसको हम M+2 पीक कहेंगे। अगेन आपको पता चल गया कि जब एक ब्रोमीन एटम होगा तो आपको M+4 पीक नहीं मिलेगी और मॉलिक्यूलर आयन पीक और M+2 पीक के दरमियान रेशो 1:1 का होगा, यानी दोनों की दोनों पीक्स जो है वो इक्वल हाइट की होंगी। ऑलराइट, तो यहां से फिर कंक्लूजन ले लेते हैं और कंक्लूजन ये लेते हैं, if one bromine atom is present, then ratio between molecular ion peak and M+2 peak is 1:1. Hence, equal height. ठीक है, if two bromine atoms are present, then ratio between molecular ion peak M+2 M+4 peak is 1:2:1. All right. अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल एक ऐसा हो आपके पास जिसमें एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन दे दिया जाए, फिर क्या होगा? फॉर इंस्टेंस CH2Cl and Br। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं CH2Cl and Br। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं CH2Cl and Br। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं CH2Cl and Br और लास्ट CH2Cl and Br। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि ये 79 हो और ये 35 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये 79 हो और ये 37 हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी कि ये 81 हो और ये 35 हो जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि ये 81 हो और ये 37 हो जाए। ऑलराइट, so let me find out the values, the masses of this. 35 plus 79 plus 14, it's going to be 128। ये हो जाएगा 130, ये भी हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा आई बिलीव 132। 81 plus 37 plus 14, 132। सही है, तो मुझे 3 डिफरेंट मैसेज मिले। ये है 128, ये है आपके पास 130 और ये है आपके पास 132। इसकी सिर्फ हमें एक पॉसिबिलिटी मिली है, तो यहाँ 1 होगा। 130 की हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिली है, तो ये 2 होगा। और 132 की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मिली है, तो ये हमें 1 होगा। तो ratio is going to be 1:2:1 if you have one chlorine and one bromine atom in the molecule। And obviously जो peaks होंगी उनकी हाइट कुछ इस तरह से होगी कि ये
मिडिल वाली हाइट 2 टाइम्स ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉर्नर वाली की। ऑलराइट, तो जनाब हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली। इन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेज है इस टॉपिक का वो है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फ्रेगमेंटेशन कैसे की जाती है। क्योंकि जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो ये तमाम फ्रेगमेंटेशन पीक्स हमें मिलती है। इससे पहले कि हम फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट करें, एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं मास स्पेक्ट्रम में 1 kg सैंपल इंट्रोड्यूस करूंगा तो मुझे एंड में 0 ग्राम भी नहीं मिलेगा, यानी 1 ग्राम 0.5 मिलीग्राम भी नहीं मिलेगा। दैट इंडिकेट्स कि सारे का सारा सैंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, सारे के सारे एलिमेंट्स टूट जाते हैं, एक एक एलिमेंट फॉर्म होता है। कार्बन भी फॉर्म होगा, हाइड्रोजन भी फॉर्म होगा, ऑक्सीजन भी फॉर्म होगा, नाइट्रोजन भी फॉर्म होगा, क्लोरीन भी फॉर्म होगा। यानी एक एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जाहिर सी बात है मुझे एक एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन या नहीं कलेक्ट करनी, मुझे वो फेमस फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने जिनसे क्वेश्चन या तो बन सकता है या जिनकी बेस पे क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न नाउ। ऑलराइट, और हम फ्रेगमेंटेशन में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एथेनॉल को। एथेनॉल का लोन पेयर नॉक ऑफ होगा एंड एज अ रिजल्ट आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी 46 पे। अच्छा, आप देखिएगा कि हम इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाए तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और CH2O रेडिकल बन जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट रेडिकल, और इस कार्बन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया इसलिए CH3 प्लस, और इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा 15। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि यार इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाए तो फ्रेगमेंट ये बनेगा, और ये OH रेडिकल। इस फ्रेगमेंट का मास है 29। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाए तो आपके पास फ्रेगमेंट ये होगा CH2OH पॉजिटिव, और इसका मास टू चार्ज रेशियो होगा 31, और यहां से ये रेडिकल होगा। ओके, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन का नॉक ऑफ हो जाए, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा 17, और बाकी रेडिकल बन जाएगा। ओके, these are the fragmentation, most famous fragmentation pattern in alcohol,
यानी अल्कोहल के अंदर 29 का भी फ्रेगमेंट मिलेगा, 15 का भी फ्रेगमेंट मिलेगा, 31 का भी फ्रेगमेंट मिलेगा, 17 का भी फ्रेगमेंट मिलेगा। इसके अलावा कार्बन के भी मिल रहे होंगे, हाइड्रोजन का भी फ्रेगमेंट मिल रहा होगा, ऑक्सीजन का भी फ्रेगमेंट मिल रहा होगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। CH3, ओके लेट मी ओपन इट, डिस्प्ले स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लेता हूं, इजी हो जाएगा समझाना। ये हमारे पास CH3, ये है आपके पास CO और ये है H। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएगा, तो CH3 प्लस और ये हो जाएगा CHO रेडिकल, इस मास टू चार्ज रेशियो 15। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाए, तो ये हो जाएगा CH3 CH3CO प्लस और इसका मास टू चार्ज रेशियो 43 हो और हाइड्रोजन का रेडिकल आ जाए। लेट मी एडजस्ट दिस एंटायर टॉपिक हियर। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाए, आई मीन इस कार्बन का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO प्लस और इसका मास टू चार्ज रेशियो होगा 29 और ये CH3 रेडिकल। ऑलराइट, सो हमने अल्कोहल में कवर किया, हमने एल्डिहाइड में कवर किया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कीटोन, कीटोन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 CO CH2 CH3 की। हम सब जानते हैं कि लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक अपीयर होगी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं और इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक होगा, लेट मी चेक, 72। फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस और ये हो जाएगा CH3 CH2 CO रेडिकल, मास टू चार्ज रेशियो 15 आएगा।
ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दें, तो फ्रेगमेंट ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 CO प्लस और CH3 रेडिकल बन जाएगा। इसका मास टू चार्ज रेशो 29 प्लस 57 आ जाएगा। देन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास CH3 है, CO CH2 CH3। सो व्हाट इफ इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक ऑफ हो गया, तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा CH3 CO प्लस, इसका मास टू चार्ज रेशो 43 और बाकी रह जाएगा रेडिकल में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन कीटोन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3 CO, wait, CH3 CO CH2 CH3। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉक ऑफ हो जाए। अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये फ्रेगमेंट हो जाएगा। इसका मास टू चार्ज रेशियो आ जाएगा 29। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि कितनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, और हर केस के अंदर यकीनन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। हम याद कर देते हैं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। हम इस केस में बता देते हैं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बता देते हैं। सही है, यहाँ पर भी ऐसी हो सकता है। यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसमें भी ऐसी बता सकते हैं कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, देन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, देन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ एंड देन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एल्केन में भी देख लेते हैं। एल्केन के लिए हमने एक ब्रांच चेन एल्केन कंसिडर कर लिया है। स्ट्रेट चेन एल्केन कंपैरेटिवली इजियर होता, बट हमने ब्रांच चेन इसलिए लिया ताकि हम उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकें आपको। ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3 और ये हो जाएगा molecular ion peak. Let me find out the MR of this compound. So we have 1 2 3 4 5, then (72). So MR of this molecular ion peak is 72. फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं। CH3 ये हमने मॉलिक्यूल लिखा है, इस मॉलिक्यूल को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो बार बार। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का नॉक ऑफ कर रहा हूँ, यानी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा CH3 प्लस, और इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा 15।
ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 रेडिकल। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का नॉक ऑफ हो जाए, यानी ये पूरा फ्रेगमेंट हो। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 एंड देन CH2 प्लस एंड देन ये वाला रेडिकल आ गया। और इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना हो जाएगा? दैट्स एन इजी थिंग, 57। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि गाइस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉक ऑफ हो जाए, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए, और आपके पास फ्रेगमेंट CH3 CH2 प्लस है जिसका मास टू चार्ज रेशियो 29 हो, और बाकी जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए, CH3 CH रेडिकल CH3। ठीक है, देन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाए। इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएगा तो फ्रेगमेंट ये बनेगा आपके पास मास टू चार्ज रेशियो 43 है। इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का नॉक ऑफ हो जाए और बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए, तो आपके पास बनेगा CH3 CH प्लस CH2 CH3, और इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा? और ये रेडिकल बनेगा। सही है। अब आपके पास ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन मैं इन तीन की खास बात करूंगा। ठीक है, हम सब A1 केमिस्ट्री में पढ़कर आ रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree. तो on the basis of this stability I should have an idea कि बेस पीक किस फ्रेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, बेस पीक किस मास के ऊपर अपीयर होगी। ऑब्वियसली बेस पीक उसकी होगी जो कि मोस्ट स्टेबल और अबंडेंट आयन होगा। तो इस पूरी फ्रेगमेंटेशन में जो मोस्ट स्टेबल और अबंडेंट आयन है वो हमारे पास तीन है, मतलब तीन हो सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर आप नोट करें ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसको भी नोट करें। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई सेकेंडरी कार्बोकैटायन 43 पे भी है, 57 पे भी है, तो बेस पीक किस पर आनी चाहिए? बेस पीक आएगी 43 पे, क्योंकि बेस पीक मोस्ट स्टेबल और अबंडेंट आयन को देती है, और स्टेबल और अबंडेंट आयन 43 वाला फील्ड। तो बेस पीक will appear at mass to charge 43 because it is 2 degree carbocation which is more stable than 1 degree carbocation. ओके, तो बच्चों का एक और क्वेश्चन, सर ये भी तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, आपने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया? मैंने इसको इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि इस मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर प्राइमरी कार्बोकैटायन भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन क्योंकि लेस स्टेबल होता है, इसलिए वो इस 57 वाले फ्रेगमेंट को बेस वीक में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ऑलराइट, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक।
ऑब्वियसली इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मैंने करने हैं, उसके लिए लेक्चर रिकॉर्डिंग अलग से करके भेजूंगा आपको, एंड आई नीड यू टू चेक ऑल द क्वेश्चंस सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, थ्योरी और एमसीक्यूज के, और आप उसको बहुत अच्छे से देख के करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।